जय हिंद दोस्तों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। इसको आप लोग कहीं लिखते भी चले और साथ में दोहराते भी चले तो अच्छा रहेगा और आप लोगों के हर एक कंपटीशन के लिए 1 नंबर या 2 नंबर लगभग पक्का रहेगा। तो आज हम लोग देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। सबसे पहले हम लोग जानते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है इसकी स्थापना होती है 1885 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होती है? 1885 में। इसकी स्थापना जो करता है उसका नाम होता है A.O. ह्यूम। क्या होता है ना? A.O. ह्यूम। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या संस्थापक कौन होता है? A.O. ह्यूम। इसने सोचा कि किसी भी देश में एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए जो सरकार के गलत नीतियों का विरोध करे और सही नीतियों का समर्थन करे तथा हर एक चीजों को लोगों तक समझाए, लोगों को इसके बारे में बताए, जिससे कि लोगों में जागरूकता बढ़े। इस आधार पे A.O. ह्यूम ने तत्कालिक जो उस समय वायसराय थे वो थे लॉर्ड डफरिन। जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है उस समय भारत का वायसराय जो होता है कौन रहता है? लॉर्ड डफरिन रहता है। कौन रहता है? बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है तो उस समय भारत का वायसराय कौन होता है? लॉर्ड डफरिन रहता है। इसकी स्थापना किसने की थी? A.O. ह्यूम ने की थी। जो A.O. ह्यूम था वो स्कॉटलैंड का निवासी था। कहाँ का निवासी था? स्कॉटलैंड का निवासी था। इसे हम लोग कहते थे, मतलब इसे कहा जाता था हर्मिट ऑफ शिमला। शिमला का संत कहा जाता था। A.O. ह्यूम को क्या कहा जाता था? शिमला का संत कहा जाता था, जिसे हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता था। ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक हो गई कि जो A.O. ह्यूम था उसे क्या कहा जाता था? हर्मिट ऑफ शिमला कहा जाता था, शिमला का संत कहा जाता था। इसके अलावा जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 1885 में स्थापना होती है और पहला अधिवेशन जो कि मुंबई में होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना होती है 1885 में और पहला अधिवेशन कर दी जाती है मुंबई में। उसको उस समय बम्बई कहा जाता था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं, मुंबई का पुराना नाम बम्बई था। तो 1885 में पहला अधिवेशन बम्बई में होती है और इसके प्रथम अध्यक्ष W.C. बनर्जी को बनाया जाता है। किसको बनाया जाता है? W.C. बनर्जी को बनाया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? W.C. बनर्जी को बना दिया जाता है। यह अधिवेशन कंप्लीट हो जाती है, यानी कि इसमें क्वेश्चन बन गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885 में। इसके संस्थापक कौन थे? A.O. ह्यूम थे, जिसे हर्मिट ऑफ शिमला भी कहा जाता है, जो कि स्कॉटलैंड के निवासी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय वायसराय लॉर्ड डफरिन थे। 1885 में बम्बई में पहला अधिवेशन होता है तथा इसके प्रथम अध्यक्ष जो बनते हैं वो W.C. बनर्जी बनते हैं। ठीक है। इसके बाद से हम लोग आते हैं द्वितीय अधिवेशन। 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी को बनाया जाता है। दादा भाई नौरोजी को बनाया जाता है। ये ऐसे इंसान थे, ऐसे क्रांतिकारी थे भारत के इतिहास में। इन्होंने इंडिया से लेके और इंग्लैंड तक गर्दा मचा दिया था। अंग्रेजों को नाको तले चना चबवा दिया था। ये इतने खतरनाक थे कि अंग्रेजों के देश में जाके, अंग्रेजों के साथ में रह के, अंग्रेजों के खिलाफ चुनाव लड़के, अंग्रेजों को हरा के और अंग्रेजों का विरोध किए। ये भारतीय इतिहास के इतने बड़े नायक थे। अगर देखा जाए इनकी इतिहास अगर आजादी के समय रहते तो गांधी जी से बहुत बड़ी इनकी छवि थी, दादा भाई नौरोजी की। इसी आधार पे इनको कहा जाता है द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को, या वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वयोवृद्ध पुरुष। क्या कहा जाता है? वयोवृद्ध पुरुष। दादा भाई नौरोजी को वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। 1886 में दादा भाई नौरोजी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। ये अधिवेशन होती है कोलकाता में। ये द्वितीय अधिवेशन होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की द्वितीय अधिवेशन कब होती है? 1886 में, जो कि कलकत्ता में होती है, जिसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी होते हैं, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है और वयोवृद्ध पुरुष भी कहा जाता है। अब इसके बाद से
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अगर बात की जाए तो सबसे वृद्ध पुरुष है जो ये अध्यक्ष बनते हैं। इसके बाद से कहा जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन जो होता है, तीसरा अधिवेशन, ये हो जाता है मद्रास में, जिसको अब चेन्नई कहा जाता है। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन कहाँ होता है? मद्रास में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन 1887 में मद्रास में होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तृतीय अधिवेशन मद्रास होता है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष 1887 में मद्रास में ही बनाया जाता है, जिनका नाम होता है बदरुद्दीन तैयब जी। क्या नाम होता है? बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब। तो एक क्वेश्चन ये पूछ देता है कि बदरुद्दीन तैयब जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब। प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष ये कौन थे? प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब। यह किस अधिवेशन में बनते हैं? तो कांग्रेस के तृतीय अधिवेशन में बनते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। ये तृतीय अधिवेशन में बनते हैं, जो कि भारत के प्रथम मुस्लिम कांग्रेस के अध्यक्ष थे। 1887 में अधिवेशन कहाँ होता है? तो मद्रास में। मद्रास में कौन बनता है? बदरुद्दीन तैयब। क्या थे? ये भारत के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। इसके अलावा अब चौथा आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो चौथा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चौथा अधिवेशन कहाँ होता है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चतुर्थ अधिवेशन 1888 में होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चतुर्थ अधिवेशन कहाँ होती है? 1888 में इलाहाबाद में होती है। यही अपने उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में होती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चतुर्थ अधिवेशन इलाहाबाद में होती है। इलाहाबाद में होते हैं, जिसका अभी नाम बदल दिया। योगी जी आए तो इसका नाम बदल दिए प्रयागराज। पहले भी इसका प्रयागराज नाम था, लेकिन मुस्लिम आक्रांता आए तो उन्होंने इलाहाबाद इसका नाम रख दिया। फिर ये अभी योगी जी आए तो इसको अब कर दिए हैं प्रयागराज। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो चौथा अधिवेशन है वो इलाहाबाद में होता है। और इसमें खास बात यह है कि इसमें पहली बार अंग्रेज को बनाया जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष। तो पूछा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज जो अध्यक्ष था उसका नाम था जॉर्ज यूले। कौन था? जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन होता है? जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन होता है? जॉर्ज यूले। किस अधिवेशन में बनता है? इलाहाबाद के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का ये अध्यक्ष बनता है। कौन बनता है? 1888 में इलाहाबाद के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष में जॉर्ज यूले बनता है। ठीक है, उसके बाद से एक और अंग्रेज आता है जिसका नाम होता है लॉर्ड बेडबर्न। क्या नाम होता है? लॉर्ड बेडबर्न। ये 1889 में बनता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। अब इसमें अगर हम लोग बात करें कि 1889 वाला, ये तो मुंबई में होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1889 वाला जो अधिवेशन होता है वो बंबई में होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो होता है कब बनता है? 1889 में बंबई में अध्यक्ष होता है। इसमें एक अध्यक्ष बनता है जिसका नाम होता है लॉर्ड बेडबर्न। क्या नाम होता है? लॉर्ड बेडबर्न। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1889 का अधिवेशन बंबई में, इसमें लॉर्ड बेडबर्न। इसके लिए खास बात है क्या है कि ये एकमात्र ऐसा अंग्रेज था जो 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है। क्या बनता है? 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन बनता है? लॉर्ड बेडबर्न बनता है। इसके लिए एक था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले था। इलाहाबाद अधिवेशन में बना था, 1888 में बना था। दूसरा पूछता है कि 1889 बंबई अधिवेशन में लॉर्ड बेडबर्न बनता है। यह कितनी बार अंग्रेज रहता है, कितनी बार अध्यक्ष रहता है? तो 2 बार रहता है। तो एकमात्र अंग्रेज जो 2 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनता है उसका नाम क्या होता है? लॉर्ड बेडबर्न होता है। क्या होता है? लॉर्ड बेडबर्न होता है। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1889 से 1895 तक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं होती है, जो कि हमारे परीक्षा के पॉइंट। अब एक ही बार आ जाते हैं हम लोग 1896 में, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, 1896
इसका जो ये अधिवेशन होता है ये कोलकाता में होता है। एक क्वेश्चन पूछता है हमेशा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे ज्यादा अधिवेशन कहाँ हुआ, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे ज्यादा अधिवेशन कोलकाता में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे ज्यादा अधिवेशन कहाँ हुआ, कोलकाता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे ज्यादा अधिवेशन कहाँ हुआ, कोलकाता में। तो 1896 में कोलकाता अधिवेशन होता है। इसके अध्यक्ष बनते हैं कौन, रहमतुल्ला सयानी। रहीमतुल्ला सयानी इनका नाम होता है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष होते हैं। और इसमें खास बात ये होती है कि इसमें पहली बार वंदे मातरम गाया जाता है। इसमें जो राष्ट्रीय गीत है, भारत की जो राष्ट्रीय गीत है वंदे मातरम, इसको पहली बार 1896 में कौन गाता है, तो इसे रविंद्रनाथ टैगोर गाते हैं। वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1896 के कोलकाता अधिवेशन में गाया जाता है, जिसके अध्यक्ष कौन रहते हैं, रहीमतुल्ला सयानी जी रहते हैं। ठीक है। भारतीय, अब जो ये वंदे मातरम है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं हम लोग। वंदे मातरम को लिखा था किसने, वंदे मातरम को लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी। किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसको लिखा था। एक पुस्तक में लिखा था बंकिम चंद्र, जिसका नाम होता है आनंद मठ चटर्जी। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी। जो बंकिम चंद्र चटर्जी थे इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी थी। उसमें एक इनकी किताब होती है जिसका नाम क्या होता है, आनंद मठ। क्या नाम होता है, आनंद मठ। किताब का नाम आनंद मठ। और आनंद मठ से ही ये लिया जाता है वंदे मातरम। ठीक है। और इसे 1896 में कोलकाता अधिवेशन में रहीमतुल्ला सयानी की अध्यक्षता में गाया जाता है। और इसे सबसे पहले पूछा जाता है कि वंदे मातरम को सबसे पहले किसने गाया, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने गाया था। किसने गाया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले वंदे मातरम को गाया, रविंद्रनाथ टैगोर ने। रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में बात करें तो ये भारत के ऐसे पुरुष है जिन्हें पहली बार साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913, पहले भारतीय जिन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था साहित्य के क्षेत्र में 1913 में। ये हम लोग पढ़ेंगे, नोबेल पुरस्कार में हम लोग पढ़ लेंगे। लेकिन जान लीजिए कि रविन्द्रनाथ टैगोर को भारत में मतलब साहित्य का नोबेल पुरस्कार 1913 में मिला था। ये हो जाता है 1896 कोलकाता अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता रहीमतुल्ला सयानी करते हैं। वंदे मातरम पहली बार 1896 में कोलकाता अधिवेशन में गाया जाता है, जिसके अध्यक्ष बंकिम चंद्र चटर्जी होते हैं। और यह कहां से लिया गया है, यह लिया गया है आनंद मठ से लिया गया है। ठीक है। अब 1896 के बाद से हम लोग आते हैं, तो अब आते हैं 1906 में। एक ही बात जो इंपॉर्टेंट होता है, 1906 में जब हम आते हैं तो यहाँ पे फिर दादा भाई नौरोजी को बना दिया जाता है। एकदम अब बूढ़े हो चुके हैं दादा भाई नौरोजी, अब इनको फिर से एक बार अध्यक्ष बना दिया जाता है। 1906 के अधिवेशन जो कलकत्ता में होता है, 1906 में जो अधिवेशन होता है वो कोलकाता में होता है, जिसके अध्यक्ष किसे बना दिया जाता है, दादा भाई नौरोजी जी को बना दिया जाता है। दादा भाई नौरोजी को, दादा भाई नौरोजी। इसमें कहा जाता है ना कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए। स्वराज मतलब अपना राज, पूरा अपना राज चाहिए। हम लोग किसी की गुलामी नहीं करेंगे, हम लोग अपने चलाएंगे, अपने ही जिएंगे। तो दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बनते हैं 1906 में। और पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। क्या की जाती है, पूर्ण स्वराज की 1906 में मांग की जाती है। ठीक है। दूसरी बार अध्यक्ष बनते हैं दादा भाई नौरोजी। पहली बार तो अध्यक्ष बन गए हैं वहीं पे 1886 में कोलकाता अधिवेशन में, और दूसरी बार 1906 कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी फिर बनते हैं और पूर्ण स्वराज की मांग इसी में की जाती है। ठीक है। उसके बाद से आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का काला दिन, जिसको कहते हैं 1907। 1907 का जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है सूरत में, उसमें क्या होता है कि दो धड़े के लोग होते हैं। हम लोगों में भी दो धड़े के लोग होते हैं। एक आदमी अपना शांति से सब काम करता है, और दूसरा जो होता है ना, चीड़ फाड़ के एकदम अपना काम करवा लेंगे। यानी कि एक गरम दल और नरम दल, दो दल आते हैं। तो कुछ लोग गरम दल के थे, अंग्रेजों से हम लोग को बात नहीं करना है, दो चार फेंक देंगे, अपने सब काम हमारा कर देगा। कुछ लोग थे नहीं, हम लोग उनसे विनय करेंगे, आग्रह करेंगे, तब हम उन लोगों से काम करवाएंगे। यानी विनय आग्रह वाला कमवा धीरे धीरे होता है। ठीक है। लेकिन लंबे समय के लिए रहता है। मारपीट वाला जो कमवा रहता है वो तुरंते हो जाता है। ठीक है।
तो गरम दल और नरम दल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का में फूट पड़ती है। 1907 में अधिवेशन होता है सूरत अधिवेशन, बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 1907 का सूरत अधिवेशन जिसमें कांग्रेस में फूट पड़ता है। कांग्रेस का फूट किस अधिवेशन में पड़ता है? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस में फूट पड़ता है। कांग्रेस में फूट कब पड़ता है? 1907 में। और एक क्वेश्चन पूछता है कि 1907 में जो फूट पड़ता है उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 1907 का जब फूट पड़ता है उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जो होते हैं वो रास बिहारी बोस होते हैं। कौन होता है? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस जो होते हैं वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहते हैं। कांग्रेस में फूट पड़ जाता है 1907 में। कांग्रेस बट जाती है दो दलों में, गरम दल और नरम दल। किसमें बट जाती है? गरम दल और नरम दल। गरम दल, नरम दल। गरम दल जो होती है ये चाहती है कि लाठी और अंग्रेजों से छीन के ले ली जाए आजादी, स्वराज ले ली जाए। और नरम दल कहते हैं कि नहीं, हम लोग प्यार से सत्याग्रह करके, आंदोलन करके हम लोग अंग्रेजों को मना के हम लोग भारत की आजादी लेंगे। ठीक है, तो यही 1907 जो होती है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए फूट वाला दिन होता है। अब आता है 1916 का दिन। इसके बाद से इंपॉर्टेंट जो है वो 1916 है। क्या इंपॉर्टेंट है? 1916। 1916 में फिर कलकत्ता में अधिवेशन होता है। अभी हमने बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे ज्यादा कब हुआ था? सबसे ज्यादा कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। तो 1916 आता है तो 1916 का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन होता है वो कलकत्ता में होता है। कहाँ होता है? कोलकाता में। और इसके अध्यक्ष कौन बनते हैं? बिशन नारायण धर। कौन बनते हैं? बिशन नारायण धर। कौन बनते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष? बिशन नारायण धर। बिशन नारायण धर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं। अब इसमें खास क्या होती है? कोलकाता अधिवेशन में पहली बार जनगण मनगढ़ गाया जाता है। क्या गाया जाता है? जनगण, जो कि भारत का राष्ट्रीय गान है। पहली बार जनगण मनगढ़ कब गाया जाता है? 1916 में कोलकाता अधिवेशन में। उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन होते हैं? बिशन नारायण धर जी होते हैं। क्या गाया जाता है? जनगण मनगढ़, जनगण मन, जो कि भारत का राष्ट्रीय गान है। क्या है? भारत का राष्ट्रगान है। क्या है? भारत का राष्ट्रगान है। ठीक है, जिसे 52 सेकंड में गाया जाता है, जिसे 52 सेकंड में गाया जाता है। तो भारत का जो राष्ट्रीय गान है जिसे 52 सेकंड में गाया जाता है वो जनगण मनगढ़ है। ये कब गाया गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा? 1916 के कोलकाता अधिवेशन में। अब एक क्वेश्चन पूछता है कि जनगण मनगढ़ लिखा किसने था? तो इसे लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसे लिखा था? किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर, जो भारत के अद्भुत कवि और राइटर थे, जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला। 1913 में साहित्य के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। 1913 में ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और साहित्य के क्षेत्र में 1913 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। गीतांजलि एक इनकी पुस्तक है, उसी के लिए इनको दिया गया है। तो 1916 वाला याद रखिएगा। 1916 का कलकत्ता अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता बिशन नारायण धर करते हैं और उसमें जनगण मनगढ़ पहली बार गया था। जनगण मनगढ़ के लेखक हैं रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला था। राष्ट्रगान को 52 सेकंड में गाया जाता है। अब खत्म होता है 1916। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है 1917 में। जो 1917 में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वो है भारत में पहली बार महिला अध्यक्ष बनती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। भारत में पहली बार महिला अध्यक्ष कौन बनती है? 1917 में एनी बेसेंट बनती है। कौन बनती है? 1917 का जो अधिवेशन होता है जो कि कोलकाता में होता है। कहाँ होता है? कोलकाता में। 1917 का जो कांग्रेस अधिवेशन होता है वो कहाँ होता है? कोलकाता में ही होता है। 1917 का कोलकाता में होता है। और उसमें क्या होती है? आधा से वजह से काट दी पानी मुनी गबड़ाई हो जैसे भारतीय एक अधिवेशन होता है 1911 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है वो होता है कोलकाता में। 1911 कोलकाता गर्दा मचा दिया है। कोलकाता ही सबसे ज्यादा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है।
तो जो ये 1911 में कोलकाता अधिवेशन होते हैं, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं बिशन नारायण धर। किसे बनाया जाता है? बिशन नारायण धर को बनाया जाता है। बिशन नारायण धर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। और इसमें पहली बार जो भारत का राष्ट्रीय गान है जनगण मन गण, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो जनगण मनगण होता है, जनगण मन, जिसे 52 सेकंड में गाया जाता है, जो कि भारत का राष्ट्रीय गान है। क्या है? भारत का राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान है। इसे कब गाया? 52 सेकंड में गाया जाता है। ठीक है, इसे 1911 के कोलकाता अधिवेशन में गाया जाता है, जिसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ये जो 1911 के कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता बिशन नारायण धर करते हैं, जिसमें पहली बार जनगण मनगण गाया जाता है, जिसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, जो कि भारत के प्रथम ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। पूछा जाता है क्वेश्चन कि कौन ऐसा व्यक्ति, भारत का जो कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसे पहली बार नोबेल पुरस्कार मिला? तो रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला। किस क्षेत्र में मिला? साहित्य के क्षेत्र में मिला। कब मिला? 1913 में। तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में मिलता है नोबेल पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है गीतांजलि, इसीलिए मिला था। गीतांजलि के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अब देखिए 1911 कोलकाता अधिवेशन हो गया, बिशन नारायण धर की अध्यक्षता हो गई, जनगण मनगण पहली बार गा दिया गया, जिसके लेखक रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार, राष्ट्रगान गाया गया। अब एक आता है सबसे इंपॉर्टेंट, अब ईरा शुरू होती है दूसरी। इस ईरा में कौन अध्यक्ष बनते हैं? एक आते हैं आरसी मजूमदार करके, जो आते हैं वो अंबिका चंद्र मजूमदार जिनका नाम होता है। 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन लखनऊ में होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होता है? लखनऊ में। 1916 में होता है। और 1915 में गांधी जी अफ्रीका से भारत आए हैं। पहली बार कांग्रेस में एंट्री मारते हैं, यही 1916 में गांधी जी। इसके अध्यक्ष किसको बनाया जाता है? 1916 के लखनऊ अधिवेशन का अंबिका चंद्र मजूमदार को। अंबिका चंद्र मजूमदार को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाता है। मजूमदार साहब को बना दिया गया 1916 लखनऊ अधिवेशन का। अब इसमें पहली बार कांग्रेस में एंट्री मारते हैं कौन? गांधी जी, मोहनदास करमचंद गांधी। इसमें पहली बार गांधी जी की एंट्री होती है 1916 में। गांधी जी की एंट्री ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, इसीलिए गांधी जी की एंट्री होती है यहाँ पे। अब देखिए गांधी जी की एंट्री होती है, ये तो खास है ही। इसी में यहाँ मिलते हैं ये रामचंद्र शुक्ला। रामचंद्र शुक्ला जो है वो बिहार के किसान क्रांतिकारी थे। यही इनसे इनकी मुलाकात होती है और वो बताते हैं कि बिहार में जो चंपारण है वहां कैसे तीनकठिया पद्धति द्वारा किसानों का शोषण अंग्रेज कर रहे हैं। तब गांधी जी क्या करते हैं कि यहीं से जाने के बाद 1916 में तैयारी शुरू करते हैं और 1917 में अपना पहला आंदोलन, जो कि चंपारण आंदोलन 1917 था, गांधी जी शुरू करते हैं। ठीक है, तो जो 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है वहां अंबिका चंद्र मजूमदार को अध्यक्ष बनाया जाता है। यहाँ पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गांधी जी हिस्सा लेते हैं। यही इनकी मुलाकात किससे होती है? रामचंद्र शुक्ला, जो कि बिहार के एक किसान क्रांतिकारी थे। और शुक्ला जी से जब इनकी मुलाकात होती है तो शुक्ला जी इनको बताते हैं कि कैसे बिहार में तीनकठिया पद्धति, मतलब 1 बीघा जमीन है और 3 कट्ठा आपको नील बोना ही बोना है। इसका साइड इफेक्ट ये था कि नील जब आप बोइएगा ना तो जमीन की उर्वरक क्षमता जो होती है वो खत्म हो जाती है। लेकिन अंग्रेज उन लोगों को जबरदस्ती ये करवा रहे थे, तो इसके आंदोलन के लिए 1917 में ये जाते हैं चंपारण। और 1917 के चंपारण अधिवेशन जो कि आंदोलन होता है वो गांधी जी का प्रथम आंदोलन होता है। ठीक है, जिसे किसान आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। अब 1916 के बाद हम लोग बात करें
तब आता है 1917। और 1917 भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो श्रीमती एनी बेसेंट थी। कौन थी? सॉरी, एनी बेसेंट जी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट जी थी। कौन थी? एनी बेसेंट थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो थी वो एनी बेसेंट थी। यह अधिवेशन फिर होता है कोलकाता में। 1917 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था। 1917 का अधिवेशन कोलकाता में हुआ था, जिसकी अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि ये पहली महिला ऐसी थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनती है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनती हैं? एनी बेसेंट बनती हैं। कब बनती हैं? 1917 में बनती हैं। ये आपका इंपॉर्टेंट हो गया 1917 वाला। 1917 के बाद अब हम लोग बात करें तब सीधे एक ही बार चले जाते हैं 1917 के बाद से कब? अब चले जाएंगे 1917 के बाद हम लोग 1923 के आसपास चले जाएंगे। जो 1923 का अधिवेशन होता है 1917 के बाद से, जो 1923 का अधिवेशन होता है यह इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो 1923 का अधिवेशन होता है उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष बनते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष। क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष कौन था? तो अब्दुल कलाम आजाद थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सबसे युवा अध्यक्ष 1923 में बनते हैं, जिनका नाम होता है अब्दुल कलाम आजाद। अब्दुल कलाम आजाद ये नहीं, जो एपीजे अब्दुल कलाम थे वो नहीं, ये अब्दुल कलाम आजाद होते हैं जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम युवा अध्यक्ष बनते हैं, सबसे युवा अध्यक्ष बनते हैं अब्दुल कलाम आजाद। इनसे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। इनसे एक क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष कौन बना? तो अब्दुल कलाम आजाद बने। 1923 में ये बनते हैं। 1923 का जो अधिवेशन होता है ये बनते हैं, ये सबसे युवा अध्यक्ष होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष होते हैं, सबसे युवा अध्यक्ष। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष रहने वाले कौन थे? एक बार ये 1940 में बनते हैं, 1940 से 46 लगातार 6 वर्ष रहते हैं। 1923 के बाद देखिए एक बार 6 वर्ष लगातार ये रहते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष। तो पूछता है क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा बार कौन अध्यक्ष रहा है सबसे ज्यादा समय तक? तो ये अब्दुल कलाम आजाद रहे हैं। सबसे युवा अध्यक्ष कौन होता है? तो अब्दुल कलाम आजाद होता है। और ये भारत के प्रथम एजुकेशन मिनिस्टर यानी कि प्रथम शिक्षा मंत्री, भारत की आजादी के बाद प्रथम शिक्षा मंत्री कौन बनता है? यही अब्दुल कलाम आजाद जी ही बनते हैं भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। तो इंपॉर्टेंट हुए कि नहीं हुए? इंपॉर्टेंट हुए ना। 1923 में अब्दुल कलाम आजाद बनते हैं जो सबसे युवा अध्यक्ष प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अब इसके बाद से 1924 वाला भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 1924 वाला इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, 1924 वाला इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि 1924 में गांधी जी की एंट्री होती है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में। 1924 में किसकी एंट्री हो जाती है? गांधी जी की एंट्री हो जाती है। 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अधिवेशन जो होता है वो बेलगांव में होता है। कहाँ होता है? बेलगांव में होता है। 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो होता है वो बेलगांव में होता है और इसके अध्यक्ष बनते हैं गांधी जी, महात्मा गांधी। तो एक क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस है उसके अध्यक्षता गांधी जी ने कब की थी? 1924 में की थी। एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने थे। 1924 के बेलगांव अधिवेशन में गांधी जी बनते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष और यह अधिवेशन बेलगांव में होता है। महात्मा गांधी, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाती है। महात्मा गांधी 1924 के अधिवेशन में बेलगांव का अधिवेशन होता है, उसमें महात्मा गांधी जी को अध्यक्ष बना दिया जाता है। इसके बाद एक अधिवेशन होता है 1925 में। अब इसमें ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है जो 1925 का कानपुर अधिवेशन होता है। कहाँ पे होता है? कानपुर में यह अधिवेशन होता है।
इसके इंपॉर्टेंट होने का कारण सरोजिनी नायडू है। 1925 के अधिवेशन कानपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला जो सरोजिनी नायडू जी होती हैं वो अध्यक्ष बनती हैं। कौन बनती हैं? सरोजिनी नायडू। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट महिला हैं। भारत की कोकिला इन्हें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत की कोकिला। सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत कोकिला। सरोजिनी नायडू ऐसी महिला थी कि ये पहली बार राज्यपाल बनाया जाता है। तो भारत की प्रथम महिला राज्यपाल जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनती हैं, भारत की पहली ऐसी महिला है जो राज्यपाल भी बनती है उत्तर प्रदेश की। इसके अलावा इन्हें भारत कोकिला कहा जाता है। 1925 के अधिवेशन कानपुर में ये बनती हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनती हैं। उसके अलावा ये प्रथम भारतीय महिला थी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या बनती हैं? अध्यक्ष बनती हैं। तो ये 1925 वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसके बाद 4-5 और इंपॉर्टेंट है, जिसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस खत्म हो जाएगा। अब हम लोग देखें तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक अधिवेशन होता है 1929 में। कौन सा अधिवेशन? 1929। बड़ी इंपॉर्टेंट है ये होता है लाहौर में। 1929 के लाहौर अधिवेशन। 1929 का जो लाहौर अधिवेशन होता है इसकी अध्यक्षता करते हैं जवाहरलाल नेहरू। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी करते हैं। जवाहरलाल नेहरू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे बहुत सारी बातें होती हैं। रावी नदी के तट पे लाहौर शहर स्थित है। लाहौर शहर, ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस नदी के किनारे स्थित है लाहौर? तो रावी नदी के तट पे है। ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता करते हैं 1929 में। इसमें कहते हैं ना कि हमको संपूर्ण स्वराज की मांग 1906 में, और संपूर्ण स्वराज चाहिए हमको, अंग्रेजों से संपूर्ण स्वराज लेना ही लेना है। तो संपूर्ण स्वराज की बात यहीं पे कर देते हैं। संपूर्ण स्वराज की बात करते हैं। संपूर्ण स्वराज की बात इसी समय होती है। स्वराज, संपूर्ण स्वराज की मांग की जाती है। संपूर्ण स्वराज की मांग यहीं पे की जाती है। और उसके बाद से ये डिसाइड होता है, यहीं पे जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं, यहाँ पे झंडा फहरा देते हैं और डिसाइड करते हैं कि हर एक साल 26 जनवरी को हम लोग क्या करेंगे? स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाएंगे और झंडा फहराएंगे। तो उसके बाद से डिसाइड किया गया कि 1930 में 26 जनवरी 1930 को फिर से झंडा फहराया जाएगा भारत का, और हर एक साल 26 जनवरी को झंडा लहराया जाएगा और ये झंडा हमेशा लहराता रहेगा। तो 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने की यही बात चलती है। क्या चलती है? कि स्वाधीनता दिवस हम लोग कब से मनाएंगे? 26 जनवरी 1930 से। और 1930 से ये लोग झंडा फहराने का काम शुरू कर देते हैं रावी नदी के तट पे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू, जहां संपूर्ण स्वराज की मांग की जाती है और यह डिसाइड होती है कि हम लोग 26 जनवरी 1930 से स्वाधीनता दिवस मनाएंगे और प्रति वर्ष झंडा हम लोग लहराएंगे। यह अधिवेशन इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पूछता है बार बार क्वेश्चन कि लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? 1929 में। लाहौर अधिवेशन में कौन अध्यक्ष बने थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। लाहौर शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी नदी के किनारे स्थित है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो अध्यक्षता करते हैं उसका थीम क्या था? तो उन्होंने संपूर्ण स्वराज की मांग की थी और कहा था कि 26 जनवरी से हम लोग प्रति वर्ष झंडा लहराएंगे। 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया गया और रावी नदी के तट पर पहली बार भारत में झंडा भी लहराया गया। उसके बाद से एक और इम्पोर्टेंट डेट आता है और इसमें भारत के लौह पुरुष अध्यक्षता करते हैं। भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है? भारत का लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनको लौह पुरुष कहा जाता है। 1931 में एंट्री होती है। कराची में अधिवेशन होती है। पाकिस्तान में अभी कराची चली गई है, तो कराची में एक अधिवेशन होती है जिसे 1931 में। इसमें बनते हैं कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल इसके अध्यक्ष होते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल बड़ी खतरनाक पुरुष थे। इतनी टाइट थे ना कि अंग्रेजों के नाकों तले चना हमेशा चबवा देते थे, प्लस किसी से भी अपना मतलब देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। इसकी कहानी है
जब हम लोग इतिहास पढ़ेंगे, इनके बारे में पढ़ेंगे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में हम बताएंगे। इनको लौह पुरुष क्यों कहा जाता है, इन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहा जाता है, ये भी बताएंगे कि भारत का बिस्मार्क किसे। तो एक क्वेश्चन याद रखेंगे, लौह पुरुष किसे कहा जाता है और भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है। तो लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को, भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है, भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। तो ये कराची जो अधिवेशन होती है वो 1931 में होती है। इसमें पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा मौलिक अधिकार की मांग की जाती है कि हमें मौलिक अधिकार, हर एक इंसान को एक मौलिक अधिकार होना चाहिए कि हमें कैसे जीना है, कैसे खाना है, कैसे रहना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है। तो इन मौलिक अधिकार की मांग की गई। तो इसलिए ये अधिवेशन फेमस हो जाती है कि पहली बार मौलिक अधिकार की मांग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा 1931 में की गई, सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कराची अधिवेशन में। तो कराची अधिवेशन में पहली बार किसकी मांग की गई, मौलिक अधिकार की। 1931 में जो कराची का अधिवेशन होता है, इसमें पहली बार मौलिक अधिकार की मांग की जाती है सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल द्वारा, जो कि लौह पुरुष के नाम से विख्यात थे, भारत के बिस्मार्क के नाम से विख्यात थे, ठीक है, जो कि भारत के प्रथम गृह मंत्री तथा भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री भी बनते हैं, ठीक है। अब देखिए 1931 कराची अधिवेशन, मौलिक अधिकार वाला कहानी खत्म हो गया। इसके बाद से हम लोग 200 और अधिवेशन हम लोग देखते हैं, 1938 और 1939 का अधिवेशन। 1938 और 1939 का अधिवेशन होता है, इसमें बनते हैं सरदार ये सुभाष चंद्र बोस। ये तो बहुत जबरदस्त इंसान थे, भारतीय क्रांतिकारियों में कहा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट इंसान थे। तो 1938 में सुभाष चंद्र बोस जी की एंट्री होती है, ये अध्यक्ष बनते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को 1938 में त्रिपुरा अधिवेशन होता है, त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस जी करते हैं 1938 में, ठीक है। और एक क्वेश्चन पूछता है कि सुभाष चंद्र बोस ने कब कब अधिवेशन में भाग लिया था, तो 1938 में और 1939 में, जिसे हरिपुरा अधिवेशन कहते हैं, त्रिपुरा और हरपुरा। लेकिन हरपुरा में क्या होता है कि इनके खिलाफ गांधी जी उखाड़ा हो जाते हैं और अपने एक कैंडिडेट को खड़ा कर देते हैं सुभाष चंद्र बोस के विरोध में, जिनका नाम होता है पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया इनसे 1939 में लड़ते हैं चुनाव में। पट्टाभी सीतारामैया को ये बुरी तरह से हरा देते हैं। अब गांधी जी की थोड़ी बेइज्जती तो होती ही होती है, तो क्या करते हैं सुभाष चंद्र बोस, उस समय गांधी जी की इज्जत बड़ी करते थे, तो ये क्या करते हैं ना कि गांधी जी को बुरा ना लगे, इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अध्यक्ष का पद है ये स्वेच्छा से छोड़ देते हैं 1939 में। तो ये हरिपुरा अधिवेशन होता है, इसमें गांधी जी का जो कैंडिडेट होते हैं वो पट्टाभी सीतारामैया होते हैं। तो उनको छोड़ के गांधी जी ये सुभाष चंद्र बोस जी क्या करते हैं कि एक कांग्रेस के अंदर ही एक ब्लॉक की स्थापना करते हैं, जिसका नाम होता है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। किसने की थी, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। किसकी की थी, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। फॉरवर्ड ब्लॉक की 1939 में कांग्रेस के भीतर ही सुभाष चंद्र बोस ने स्थापना कर दी। 1939 में हरपुरा अधिवेशन में गांधी जी के कौन से कैंडिडेट को हराया था, पट्टाभी सीतारामैया को हराया था, ठीक है। और उसके बाद से ये पद से त्याग भी दे दिए थे। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि सुभाष चंद्र बोस ने किस किस अधिवेशन में भाग लिया, तो हरपुरा और त्रिपुरा में। कब लिया, 1938 और 1939 में। 1939 में किसको हराया, पट्टाभी सीतारामैया को, जो कि गांधी जी के कैंडिडेट थे। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। उसके बाद से अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं बची है, 2-3 चीजें और देख लेंगे, बस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का खेल खत्म। 48-39 के बाद 1940 में, 1940 से लेकर 46 तक अब्दुल कलाम आजाद को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया जाता है। किसको बना दिया जाता है, अब्दुल कलाम आजाद को, जो कि एक क्वेश्चन इनसे पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष रहने वाले कौन थे, अब्दुल कलाम आजाद थे। कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, तो अब्दुल कलाम आजाद थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, अब्दुल कलाम आजाद थे। 1940 से 46 में ये रहे हैं। उसके बाद से एक क्वेश्चन पूछ देता है, लास्ट क्वेश्चन ही समझ लीजिए कि 1947 में एक विशेष अधिवेशन हुआ। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का
एक विशेष अधिवेशन हुआ। तो 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो विशेष अधिवेशन हुआ, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ कि अंग्रेज भारत को आजाद करने के लिए वहां से आ गए जियो, और उसको पास करना था। उसके लिए कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ जिसमें भारत को अंतरिम सरकार बनानी थी, जिसके पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हुए। तो उसके लिए एक विशेष अधिवेशन हुई जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन जो कि 1947 में, उसकी अध्यक्षता की। फिर एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से क्वेश्चन पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वो कौन से अध्यक्ष है जो भारत के आजादी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो भारत जब आजाद हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। भारत जब आजाद हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जेबी कृपलानी थे। जब भारत आजाद हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। जब भारत आजाद हुआ तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे। यही रहा हम लोग के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पूरा इतिहास। जय हिंद, जय भारत।